इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल क्या सीन है को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इन लॉन्ग पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स भी आप क्या सीन है क्लिप्स पे जाकर देख सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लस हम अपने चैनल पर और अच्छे से अच्छे गेस्ट लेकर आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर नमस्कार। नमस्कार विख्यात, हाउ आर यू? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल वेल, इट्स लॉन्ग टाइम। सर बिल्कुल 6, 7, 10 महीने हो गए शायद हमें मिले हुए साथ में, जब हमने शायद लास्ट एपिसोड किया था। एंड जब से अब तक हमारे देश में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हुई हैं जितना मैंने सुना है। और मेरे बारे में तो मैं आपको बोल ही रहा था अभी इससे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज जिस मुद्दे पे हमें बात करनी है, जिस चीज़ के लिए मैंने आपको इनवाइट किया था जी, वो है ऑपरेशन सिंदूर। जी। सब पहले छोटी सी चीज़ से शुरू कर लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों, उस पर बस आपका एक स्टार्टिंग कमेंट, आपको क्या लगता है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होल्ड करता है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक और वर्ल्ड ऑर्डर के, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के रेफरेंस पे ये ऑपरेशन सिंदूर ने एक मेजर रोल प्ले किया है। हमारा नरेटिव चेंज हुआ है, हमारा आउटलुक चेंज हुआ है, हमारा रिस्पॉन्स करने का तरीका चेंज हुआ है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस ऑप सिंदूर से इंडिया के प्रेजेंटेशन का, इंडिया के स्टैंड का टेररिज्म के अगेंस्ट, जो पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा है, देख रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहा है। लेकिन ये जरूरी क्यों पड़ा था? जी, आज से पहले कि ये लेट्स से अगर हम रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं, तो जब से दोनों देश अलग हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, जब से ये चीज़ें चल रही हैं कि कभी उन्होंने कुछ किया, फिर हमने शायद हल्का फुल्का कुछ उसमें कर दिया, बीच में 1-2 जंग भी हुई, बट इसके अलावा मेजर कभी बहुत इतना अंदर तक जाके और इतना सब चीज़ें, इस पे अभी हम आगे बात करेंगे। बट पहले यही कि अभी क्यों, अब क्यों? इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं अभी क्यों बताने से पहले मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्यों है और मैं कैसे देख रहा हूँ इसको, कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ सिंदूर वाली जो एकदम से डायनामिक्स चेंज हो गई है इंडिया की, ग्लोबली जो हमारा प्रेजेंस है वो चेंज हो गया है, वो ऐसा क्यों हुआ है? जी। तो अच्छा, और पाकिस्तान एक ऐसा टेररिस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट क्यों बना हुआ है? हाँ, ये भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो सही सवाल। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे भी मौका मिला चीजों को एक बार दोबारा से समझने का, पढ़ने का। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं जो ये पार्टीशन के समय की प्रॉब्लम है, ये जब पार्टीशन हुआ, जब पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हमारे फ्रीडम फाइटर्स के, जो नामी गिरामी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जब पूरी करने की बारी आई, तो वो केवल तभी पूरी हो सकती थी जब देश के 2 टुकड़े हो जाएं, देश को डिवाइड कर लिया जाए। तो अकॉर्डिंगली देश को डिवाइड किया गया। अब उस टाइम की जो भी हमारी कंडीशंस रही, जो भी दोनों पॉलिटिकल लीडर्स जिनकी वजह से, जिनके एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए देश के 2 टुकड़े होने थे, तो ये पार्टीशन किया गया। अब पार्टीशन के दौरान ये ध्यान नहीं दिया गया कि जो नदियां पाकिस्तान में जा रही हैं वो इंडिया की नदियां हैं। The water which is being used by Pakistan is totally the water which India holds. Right. It is the origin. The India is the origin of those rivers. जी बिल्कुल। तो over a period of time, Pakistan also did not realize it. Later, subsequently, जब 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी जी पाकिस्तान ने, तो उनको पहली लड़ाई के बाद ही समझ में आया उनको बेसिकली कि पानी तो हमारे पास में है नहीं, तो इंडस वाटर ट्रीटी की गई सब्सिक्वेंटली। एंड मुझे लगता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी जब की गई थी, ये तो हम इसको तभी कंट्रोल कर सकते थे, एक पाकिस्तान को टेररिज्म एक्सपोर्टिंग कंट्री बनने से रोका जा सकता था, इंडस, स्पेसिफिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से।
बिकॉज हम उनको एक एसेंशियल द रिक्वायरमेंट टू लिव, बेसिक नीड, हाँ सर्वाइवल रिक्वायरमेंट हम उनकी फुलफिल कर रहे थे। देखिए सर, जैसे मतलब ये बात सही है कि उस टाइम अगर हम सही से अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूँ कि हमने शायद थोड़ा और इस पर सोच विचार करके, हमारे लीडर्स ने उस टाइम जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी तो कुछ कंडीशंस ऐसी रख दी जाती कि भाई ऐसे ऐसे होना है, या जो भी बात है, कुछ मतलब जो भी रहा होगा। अभी अगर मैं ऐसे बात करूं कि देखिए इस बीच में रिस्पॉन्स इंडिया ने, लेट्स से, क्योंकि उनकी साइड से हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है कि आज ये हो गया, कल को वो हो गया, किसी ने इसको ये कर दिया, या लेट्स से मतलब काफ़ी चीज़ें हुई हैं। पर हमारी साइड से पिछले कुछ सालों में, जैसे आपका 2016 में उरी, 2019 में आपका बालाकोट, तो उससे ये रिस्पॉन्स, भाई ऑप सिंदूर अलग कैसे, क्योंकि हमने उस टाइम भी जवाब तो दिया था, तो उससे कैसे अलग है? क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस अलग हैं। जो हमारे इसका जो स्पेसिफिक रीजन है वो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ओके, आर्टिकल 370 हटने के बाद में सडनली द टूरिज्म हैज स्टार्टेड फ्लरिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी। अगर हम इसको पहले से शुरू करें तो 90s जो हमारा सबसे डिफिकल्ट टाइम रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, उससे पहले की 80s तक की आप जितनी भी आप बॉलीवुड की मूवीज देखेंगे, आप वो जनरली कश्मीर में ही शूट होती थी। उससे बढ़िया आपको नेचुरल सीनिक प्लेस नहीं मिलता था। इट वाज इन 1990s जब ये टेररिज्म की वजह से कश्मीर में आना जाना मुश्किल हो गया, तब हमने स्विट्जरलैंड खोजा। तब हमें मतलब हमने खोजा इन द सेंस कि फॉर शिफ्ट किया टूरिज्म, फॉर आवर प्रोडक्शन ऑफ मूवीज, यू नो, टू ब्रिंग नेचर इन दिस सीन्स, इन द स्क्रीन्स। तो वो हुआ। तो अब सडनली कश्मीर ने देखा, कश्मीरियों ने देखा कि टूरिज्म आ रहा है, आपके पास अप्रोच पहुंच रही है, डेवलपमेंट सडनली पहुंच रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी धीरे धीरे करके पहुंच रही हैं वहां पे। ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा हो गया। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि तब काम चल रहा था, अब वो फ्लैग हो गई है कटरा टू श्रीनगर। हाँ जी, बिल्कुल ना, तो काम चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट जो था, इसने एक माइंडसेट को चेंज कर दिया था कश्मीर में। तो ये भी बहुत जरूरी था हमारे नेबरिंग कंट्री के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ही टेरर बेस्ड है, आई विल से। तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज पॉपुलेशन हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन देयर नरेटिव। हमारे एजेंडा जो उनका था, हाँ, उनके नैरेटिव पे हमारे कश्मीरियों ने, बिकॉज दे अंडरस्टूड इट इज नो पॉइंट गोइंग अहेड ऑन दैट रोड व्हिच लीड्स टू नोवेयर, राइट। तो इसीलिए इस बार जो टेररिस्ट अटैक किया 22 मई को, वो भी अलग हुआ। वो स्पेसिफिकली हिंदू टारगेट करके किया गया है, राइट। तो ये अटैक इसलिए किया गया था ताकि हिंदू कश्मीर जाने से डरे, टूरिज्म इफेक्ट होगा, कश्मीर की जनता इफेक्ट होगी। सर, कश्मीर की जनता इफेक्ट अगर होगी तो दे विल अगेन गो बैक टू द अदर रोड व्हिच लीड्स टू नोवेयर, राइट। इसमें सर एक ये भी तो हो सकता है, जैसे लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल एज वी टॉक्ड अबाउट कि द डेवलपमेंट हो रहा है, स्टेबिलिटी वुड बी द राइट वर्ड, वो आ रहा है उस रीजन में जहाँ पिछले कई सालों से नहीं था। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, या लेट्स से कुछ ऐसा प्लान हो जाए, कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाए जिससे स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, लेट्स से मैंने आज किया तो अभी तो हो गया कुछ ना कुछ, और इसके बजाय पूरे देश भर में जो मतलब जो लेट्स से एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हर उसमें होते हैं, तो वो निकल के आ जाएं दोबारा। जैसे हमने देखा भी कि कितना बैकलैश कश्मीरी मुस्लिम्स को मिल रहा था इन जनरल, उनको कि भाई आप यहाँ से जाओ, या जो भी कुछ वो जो बहुत चीज़ें हुई हैं। तो वो भी आई थिंक वो इंटेंशन हो सकता है क्या स्टार्टिंग से कि भाई ऐसा कुछ होगा। अब मालूम तो है कि इनका थोड़ा माहौल ऐसा हो रखा है देश का, कुछ छुटते ही लोग वो करने आ जाएंगे कि ऐसा है वैसा, तो उस पर भी look, I'll not deny this because this is most relevant point to think about in this entire terrorist attack, पहलगाम exclusively. जी। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि हम जब जवाब दें तो हम ये बताएं कि this will not be tolerated. What has been done is done. Now it has to be a full stop somewhere. जी। देखिए सर, जैसे अब अगर हम बात करें
रिटेलिएशन की, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक्शन हुआ, कोई भी कुछ इंसिडेंट हुआ, तो उसमें सर काफ़ी लोग, मतलब लोगों की जान गई। उसमें कुछ हमारे आर्म फोर्सेस में से भी थे, है ना, एंड वी ऑल सॉ कि उनके, मतलब उनके घर वालों को लेकर पूरा न्यूज़ में था कि इनके साथ ऐसा, उनकी अभी शादी भी हुई थी या उस चीज़ के लिए वो लोग आए थे। तो जो एक लॉस सबको फील हुआ उस चीज़ को लेकर के, भाई उनकी क्या गलती थी, वो बेचारे मासूम लोग वहाँ पर घूमने गए हुए थे अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अपना इंजॉय कर रहे थे, एंड अचानक से ऐसा कुछ उनके साथ हो गया। अब बात करते हैं कि उसके बाद हमारे देश ने उस पर क्या रिस्पॉन्स किया, क्या हमने इस बार क्या अलग था अब से पहले, क्योंकि इसको लेके बहुत चर्चा हुई। बीच में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि सबको लग रहा था कि वॉर आज ही हो जाएगी, हो ही रही है ना। तो उस पर भी आते हैं, उस पर आगे बात करते हैं कि इस बार अप्रोच इतना ड्रास्टिक आई वुड से, कि इतना ड्रास्टिक क्यों था कि हर बार कुछ ना कुछ होता है पर हम छोड़ देते हैं, लेट्स से जो पीओके है उसी में चीज़ें होती हैं। इस बार हम अंदर तक जाके, कि जो अपने उनके एरियाज़ हैं इनसाइड पाकिस्तान, वहाँ पर जाके भी हमने अटैक किया। उनके जो आई वुड से द टेररिस्ट बेसिस जो थे वहाँ पर हमने, क्योंकि हमने सबने देखा कि भाई हमारे पास फोटोज़ हैं, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, विद प्रूफ, जो आर्मी ने कॉन्फ्रेंस करी, सबको बताया कि हमने ऐसे प्लान किया था, यू नो, सब कुछ इतना क्लियर ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करी गई जितना रखा जा सकता है ना सर। तो इस पे बात करते हैं, इस बार क्या लगता है ऐसा कि अप्रोच ऐसा रहा, फिर ऐसे हुआ, क्योंकि इवेंट्स तो आई थिंक सबको पता है, बट ये है कि हम बात इसलिए कर रहे हैं कि यू बीइंग फ्रॉम आर्मी, आप वहीं उसी चीज़ से आप निकल के आते हैं, आप शायद थोड़ा और अंदर का जो एक आई वुड से थॉट प्रोसेस है, जो लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं उनका। तो इस पे सर आपका क्या है? देखिए, ऑप सिंदूर जब शुरू हुआ था, उसकी अनाउंसमेंट तो 22 को ही हो ही गई थी जी, कि बिकॉज द मूड ऑफ गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर, जी, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड इट विल बी रिटेलिएटेड विद फुल फोर्स एंड विद ओनली मोटिव दैट पाकिस्तान हैज टू स्टॉप द टेररिज्म एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम देयर सॉइल। इस बार हमने इसमें, इस ऑप सिंदूर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वॉर, और दूसरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ओके, सबसे पहले तो डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वॉर, वो कैसे हुआ कि हमने जहां जहां मारा, जो मारा, किस लिए मारा, वो हम मारते गए, हम रिकॉर्ड करते गए, हम दिखाते गए, बिल्कुल। हमने स्कोप ऑफ मिसकम्युनिकेशन, डिसइंफॉर्मेशन हमने नहीं छोड़ा ही नहीं, हमने हटा ही दिया। हमने वो एक स्लेट एकदम एम्प्टी करके रखा। प्लस उसके बाद में हमने कई सारे यूट्यूब चैनल्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया। तो जो एक फेक प्रोपोगेंडा, जो वॉरफेयर का एक जो मेजर आर्म होता है एनिमी कंट्री के लिए, कि फेक प्रोपोगेंडा करके हमारे वैल्यूज को, हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना, अफेक्ट करना, डिमोरलाइज करना, वो भी नाकामयाब ही रहे, वो हो ही नहीं पाया। एंड इसी बहाने हमारी गवर्नमेंट को भी मौका मिला कि उन्होंने उनके ISI के स्पाई नेटवर्क, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा बहुत हो रहा था या होता आ रहा था, इट इज 1 or 2 ऑड इंस्टेंसेस जो हमारे पास सामने आए हैं यूट्यूबर्स के, कि जो स्पाई वाला जो पूरा एक जो स्पाई एंगल आया है। तो बट अनफॉर्चुनेट है, अब जो भी रीजन रहा हो, मैं देखिए ये तो नहीं कहूंगा कि एस्पिनॉज के कि दूसरे देश की जासूसी करने के लिए उन्होंने ये काम करना शुरू किया था, ये तो कहना बहुत ही गलत होगा। लेकिन हाँ, करते करते वहां तक पहुंच गए, वो वजह क्या रही है, बहुत सारी चीजें उस पर मैटर करती हैं, बट उससे नुकसान तो हमारा हुआ ही है। बिल्कुल सही है ना। तो कहा कुछ भी जाए, एनीथिंग सेड एंड डन, इट हैज कॉस्टेड अस। एंड तो ये जो डिजिटल एम्पावरमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया। आज हमारा जो डेलीगेशन जा रहा है पूरे विश्व में, हर देश में जाकर के बता रहा है जी, हम अपना पॉइंट रख रहे हैं, एंड एवरीबडी इज विद अस, एवरी नेशन हैज सपोर्टेड इंडिया, एंड आवर नेशन स्टैंड
and everybody is convinced that this is the way terrorism should be retaliated, otherwise it is never going to end. जैसा कि आपने बोला कि उनकी क्या गलती थी, पहलगाम अगर गए हैं वो शादी के बाद, क्या गलती थी उनकी? ये तो फेलियर ऑफ स्टेट है। एंड प्लस फिर आप एक रिलीजन पूछ के आप मार रहे हैं जी, तो आपने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया। बिल्कुल। आपने उससे पहले टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान के चीफ ने शुरू की थी, तो आपने इंटेंशनली शुरू किया है। दी चेन हैज बीन बिल्ड, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बन चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है, इट हैज बीन प्रूव्ड। तो वहां पे हमने स्कोप नहीं छोड़ा मैनिपुलेशंस का कहीं पे भी। एंड हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं वॉरफेयर की, जो हमने डेवलप की हैं लास्ट 10-15 ईयर्स में, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे जो आर्म डील्स हैं, जो हमारे जो हमने प्रोक्योरमेंट्स हैं हमारे आर्म्स के, S-400 है ना, एंड राफेल है ना, so country is doing its bit and we are using it. The technology has supported us. The army, Indian army is one of the best armies of the world. Right, बिल्कुल। तो दूसरा जो इसका एस्पेक्ट था वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले अनाउंस किया कि इसका जवाब दिया जाएगा, तो दी बैटल वाज हॉट। फिर हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी बिकॉज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पाकिस्तान कि हम ही पानी दे रहे हैं। यू आर लिविंग बिकॉज द वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी टू लिव ऑन अर्थ इज वाटर विच आवर नेशन इज गिविंग यू। फिर उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्रैक्टिस करेंगे जी। एंड एवरी नेशन, एवरी सिटीजन, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट ने बोला कि आज हम 7 तारीख को प्रैक्टिस करेंगे जी, मॉक ड्रिल्स के लिए, मॉक ड्रिल करेंगे, तो आप रेडी थे? बिल्कुल सर। मैं बता देता हूँ, मैं ऑफिस में ही था। ऑफिस से मैं जल्दी निकल गया था कि शाम को मॉक ड्रिल होनी थी। तो देखिए मैं अपने घर पहुंच गया था। हम सब लोग लाइट्स ऑफ करके हमने वो किया। Everybody participated. This was the war which 140 crore Indians have fought together. The war, army really did a very wonderful job. Army, Air Force, Navy, when I say army, it is Army, Air Force, did wonderful job. लेकिन ये लड़ाई केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़ी गई है जी। इस बार ये लड़ाई दिल्ली में हर कुर्सी के ऊपर बहुत तरतीब से लड़ी गई है। ये पहली बार बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड जंग हुई है। जवाब दिया है जो हमने, जंग तो कहना, जंग तो नहीं कहेंगे, जंग तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट जो भी जवाब दिया है हमने, अच्छा जवाब दिया है जी। सर जैसे अब अगर बात करते हैं जवाब की, तो अब आपको क्या लगता है कि जो हमने साइट्स जिन पे हमने लेट्स से अटैक किया या हमने, है ना, तो वो कैसे हमारे एयरफोर्स ने प्लान किए होंगे, मतलब है ना, मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। और उसमें सबसे बड़ा उनके लिए आई वुड से हर्डल क्या रहा होगा उस चीज़ को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में। भाई हमने सोचा कि चलिए हमें ये पता है कि मोटा मोटा 8-10 जगहें हैं जहाँ से आज तक हमारी इंटेल के हिसाब से भाई यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, यहाँ पर ये आतंकवादियों को पाल पोस के अपना वो किया जाता है। तो पहला चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब अगर जो पाकिस्तान की एयर स्पेस में अब आपको एंटर करना है और वहां जाके आपको कोई अटैक करना है, तो हाउ डिफिकल्ट दैट इज। देखिए आपको पता है इसरो के बारे में जी, तो अभी आपको इसरो की अचीवमेंट्स भी बताऊंगी रिसेंट इयर्स में जी सर। देखिए बहुत सारी चीज़ें इस पे मैटर करती हैं। ये हमारा ये जो मेक इन इंडिया का, आई बिलीव दिस इज अ विजनरी लीडरशिप which has brought this revolution, this change in our attitude and our performances. अब पहले हम डिपेंडेंट होते थे दूसरे कंट्रीज के सैटेलाइट्स पे जी, उनके जियो लोकेशंस के लिए, टारगेटिंग के लिए, बट अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ केपेबल हैं। तो हमारे पास एक ये प्लस पॉइंट था हमारे एयरफोर्स के पास में, प्लस दे आर वेरी हार्ड, दे अंडरगो वेरी हार्ड ट्रेनिंग. So this is their job. They get paid for this. And the difficulties of flying below the radar, targeting,
मतलब वो कि एक्यूरेट की लेट्स से अगर मैं बात करूं कि सिविलियन कैजुअलिटीज, आई वुडेंट से ज़ीरो, बट मिनिमम जितना की मतलब कम से कम में हो सकता है, क्योंकि लेट्स से अगर आप रिटेलिएट कर रहे हैं, ठीक है, अब होता ये है कि एक चॉइस होती है एंड इट्स अ वेरी हार्ड चॉइस टू मेक डेफिनेटली कि लोग मरेंगे, जी, आम जनता मरेगी, कोलेटरल डैमेज होगा 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 तो इट इज़ अ वेरी हार्ड चॉइस टू मेक, जो आई फील लाइक के अभी तक जितने क्लैशेस शायद मतलब अगर मैं थोड़े बड़े स्केल की बात करूं तो वो यूजुअली आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस आर्म्ड फोर्सेस हुए हैं मेजॉरिटी। Exactly. मतलब थोड़ा बहुत अगर लेट्स से उनकी साइड से कोई आके और लेट्स से जब ताज होटल पे हमला हो गया था, वो मतलब वो उनकी साइड से हमेशा एक्सट्रीम हो रहा है, बट हमारी साइड से कभी ऐसा हमने कुछ नहीं किया कि उनके आम जनता आवाम जो है वहाँ की उस पर कोई दिक्कत ऐसा सच आए। इस बार हमने वो चॉइस वी मेड दैट डिसीजन के इस बार हमें होल्ड बैक नहीं करना। देखिए, जैसे हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम जो टेररिस्ट कैंप्स जिनकी हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वो कोई एनजीओ तो नहीं हो सकता है, राइट, है ना? आप कितना भी उसको मना करो, इट इज पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट फंक्शन जी। तो ये बिना गवर्नमेंट के फंक्शन के काम नहीं कर सकता है। एंड आपका इसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि जहाँ जहाँ पे हमने हमले किए हैं वहाँ पे जितने आतंकवादियों के उन्होंने सबको शहीद डिक्लेयर किया, फिर पुलिस वो आर्मी पाकिस्तान आर्मी ने नेशनल फ्लैग में उनको बरी किया जी। तो ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स तो नहीं थे, ये तो कंफर्म है कि ये तो स्टेट एक्टर्स ही थे। अब अगर हम देखें, अगर हम अपने इंडियन आर्मी कैंटोनमेंट्स की बात करें तो आर्मी कैंटोनमेंट जो आर्मी कैंटोनमेंट्स होते हैं ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होती हैं, जी, है ना? एंड जो भी ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वहाँ पे फैमिलीज एंड यू नो द एरियाज आर डिफरेंट, the residential area complexes are different, the shopping complexes are different and the training complexes are different. तो अगर कल को लड़ाई लगती भी है और कोई हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डालता भी है तो वी आर रेसिडेंसेस आर क्वाइट फार, तो इट विल ओनली बी द ट्रेनिंग, द सोल्जर्स विल बी इंपैक्टेड, नॉट देयर फैमिलीज। हमने जो अटैक किया था हमने भी यही किया था। अब मस्जिदों में तो वैसे भी फीमेल्स अलाउड नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज इट वाज ह्यू एंड क्राई इन न्यूज सम टाइम बैक। तो और फिर वहां पे उनका क्लेम करना कि बच्चे मर गए और लेडी मरी है, हम इसको कोलेटरल डैमेज मानेंगे, लेकिन हमारा फिर ये भी सवाल है कि आपके तो मस्जिद में कैसे गए वो, आपके यहाँ तो मस्जिद में अलाउड नहीं है। नहीं सर, इस पे आई थिंक मतलब जो जैसे पाकिस्तान का जो अप्रोच है इस चीज़ को लेकर, लेट्स से कि क्योंकि उनको पता है कि ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है। देखिए, एंटिसिपेट तो हर कोई कर सकता है कि कभी लेट्स से हमारे एक्शन का रिएक्शन हुआ तो लेट्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर दी जो भी कर रहा है। तो अब हम अपने सिविलियंस के बीच में, है ना, ही रख लेते हैं वहां पर। लेट्स से भाई 10 घर हैं तो 2 अपने उसके लिए हो गए, बाकी अपना लोग रह रहे हैं। और क्योंकि अब एक्सेप्ट मतलब लोगों ने एक्सेप्ट भी कर रखा है कि ये तो यहाँ का तो हिसाब किताब यही है, तो वो भी एक हो सकता है कि कोई ज्यादा उस चीज पे उसको वो नहीं करता कि ऐसा क्यों, ये लोग कौन है और यहाँ क्यों रह रहे हैं। ये भी एक चीज हो सकती है कि अगर मैं ये बोलूं, क्योंकि उनके लिए आसान है ना, फिर उनको अगर कुछ भी कभी किसी ने कोई एक्शन कर लिया अभी प्लान कर सकते हैं हाँ, वो लोग तो कि कल को अगर ऐसा कुछ करे तो कोलेटरल डैमेज का ह्यू एंड क्राई कर दें कि हाँ कि भाई हमारे तो लोग सिविलियंस पे हमला कर दिया। बिल्कुल। और कितना आसान है ना उनके लिए फिर ये चीज करनी। जब मतलब आई कांट से कि उन्होंने नहीं किया तो या नहीं करेंगे या नहीं किया होगा, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है वो, तो दे विल फुलफिल इट। एंड मोर ओवर हमने हमारा एजेंडा फुलफिल किया, पाकिस्तान ने अपना एजेंडा फुलफिल किया। द एजेंडाज ऑफ बोथ द कंट्रीज हैव बीन फुलफिल्ड विद दिस ऑपरेशन सिंदूर, बट व्हाट द फाइनल अचीवमेंट्स दैट वी हैव बीन लुकिंग फॉर या व्हाट पाकिस्तान हैड बीन लुकिंग फॉर, हैव दे अचीव्ड दैट? नो। ओके, राइट। एंड क्या थी वो, अगर मैं आपसे पूछ लूं? देखिए, अभी जैसे हमारा जो डेलीगेशन गए हैं विदेशों में, आपको पता होगा, जी, बिल्कुल बिल्कुल, दे आर प्रेजेंटिंग देयर साइड ऑफ द फैक्ट्स जी, विद एविडेंसेस, जी, है ना? एंड
Similarly, Pakistan delegation from Pakistan is also visiting selected countries, है ना? And like in Turkey, टर्की तो सर ओपन सपोर्ट में है हाँ, तो पाकिस्तान के। टर्की में गया एंड अजरबैजान में गया। हाँ जी। और वहाँ पे जो नरेटिव पाकिस्तान ने दिया कि दे वर फाइटिंग द वॉर ऑफ इस्लाम, एंड वी वर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक ऑन आवर लैंड, ऑन आवर पीपल जी। तो अब मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि हाउ कैन समबडी गो एंड गिव अ नरेटिव टू कंट्रीज ऑफ द सेम रिलीजन कि हम तो ये रिलीजन के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये बात वो उन कंट्रीज को बोल रहे हैं तो कल को वो कंट्रीज भी कर सकती है। तो इट इज नाउ आई थिंक दैट दिस इज अ वर्ल्ड थ्रेट, इट्स अ ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट व्हिच नीड्स टू बी केटर्ड। सर अगर ग्लोबल थ्रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब इस पूरे इंसिडेंट में एक नाम जो वैसे ऊपर नहीं आया लेकिन सबको पता था है चाइना। तो सर चाइना का इन्वॉल्वमेंट, उसका रोल आई वुड से क्या था आपके हिसाब से? अगर हम ऐसे बात करें कि पाकिस्तान की अपनी हालत कितनी अच्छी है या कितनी खराब है वो तो किसी से बात छुपी हुई नहीं है जी, ठीक है। तो उनके पास अगर ये जो पूरा इंसिडेंट 8 से 10 दिन के बीच में लेट्स से जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया तब से फिर उन्होंने कुछ किया फिर हमने कुछ किया, ये जो पूरा एक वो चल रहा था वो 8-10 दिन में पूरा सब कुछ खत्म हो गया था। तो अगर ये जंग लंबी खिंच जाती, अगर मैं ये बोलूँगा चलिए ये इंसिडेंट्स लंबे खिंच जाते तो पाकिस्तान तो वैसे ही मतलब आई वुड से खाली हाथ बैठे हैं। उनका दे हैव नथिंग टू लूज एज सच के, है ना, मतलब लॉस्ट एवरीथिंग ऑलरेडी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ उनके पास कुछ ज्यादा खोने के लिए तो है नहीं। अब होता क्या है कि भाई पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखकर अगर चाइना चला रहा है, एंड इस पर एक ये भी टेक है कि मैं भी जैसे न्यूज सर फॉलो कर रहा था, किसी एक ने बोला कि हमारी जंग पाकिस्तान से थी ही नहीं, हमारी जंग चाइना से थी जो हमने लड़ी है। क्योंकि अगर हथियारों की बात करें वो वहाँ दे रहे हैं, फंड्स की बात करें वो भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो ये भी एक टेक था इस पे लोगों का। तो इस पे सर आपकी राय? देखिए अब जंग तो हम, इंडिया इज अ नेशन व्हिच डज नॉट लुक फॉर वॉर, राइट, वी नेवर इनिशिएट, राइट। हम तो स्कफल भी नहीं इनिशिएट करते हैं अपने नेबर्स के साथ में। एंड जहाँ तक है, अब देखिए पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो समहाउ चाइना ही उसकी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है जी, है ना। जो उनके रोड्स हैं, उनके पोर्ट्स हैं, उनकी मशीनरी है, उनके आर्म्स एंड एमिनिशंस हैं, चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर देमसेल्व्स देयर। अब जब हमने उनके टेरर अटैक को रिस्पॉन्ड किया तो इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं इनको। अब नाउ व्हेन दे ओपनली से दैट दे आर फाइटिंग द वॉर ऑफ इस्लाम, तो इनको तो रिटेलिएट करना ही था। तो अब इनके पास और है ही क्या चाइनीज इक्विपमेंट के अलावा, तो दे विल हैव टू यूज इट। हमारे पास S-400 रशिया से हमने लिया था तभी तो हमने यूज किया है ना जी। तो ये कहना गलत होगा कि चाइना ने उनको इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के दौरान सपोर्ट किया। देखिए चाइना खुद ही अपने ट्रेड वॉर से जूझ रहा है। आप देखिए दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज वो सेटल नहीं कर पा रही हैं। तो उस चाइना के लिए तो ये ऑप सिंदूर में किसी भी एंगल से पार्टिसिपेट करना फिजिबल ही नहीं था। मतलब ओपनली तो बिल्कुल नहीं था, ओपनली क्लोजली भी नहीं था, बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज टैरिफ इज अ वेरी बिग इशू व्हिच नीड्स टू बी हैंडल्ड। सर इस सब के बीच में एक और जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी थी वो ये है कि जैसे पाकिस्तान वाज मेजरली यूजिंग चाइनीज मेड वेपन्स या ड्रोन्स या जो भी सब जो इक्विपमेंट उनका वॉर इक्विपमेंट था दैट वाज ऑल फ्रॉम चाइना। एंड जो हमने यूज किए हैं दे वर फ्रॉम मे बी रशिया, इजराइल या हमारे इंडिजिनस जो हमने अपने देश में R&D करके बनाए हैं। सर इस सब से मार्केट पे क्या फ़र्क आया? अगर मैं बात करूं उन कंपनीज की जो लेट्स से भाई कोई भी छोटी कंपनी तो वॉर के चीज़ें नहीं बना रही, सब कंपनीज लिस्टेड हैं, कितनी दिवालिया हो गई ये भी हमें आया सुनने में, कितनी कंपनीज का शेयर प्राइस बहुत ऊपर गया ये भी आया सुनने में। इस सब से लेट्स से अगर हमने अपने इंडिजिनियस मेड वेपन्स यूज़ करे हैं या डिफेंस में यूज़ किया है उस चीज़ को के, तो उसका
इस स्टार्टअप कल्चर पे अब, क्योंकि देखिए एज वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर ऑल्सो कि इस शो पे हम कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उस पर बात करते हैं कि स्टार्टअप मार्केट पे लेट्स से देयर आर मल्टीपल, मैं खुद कितने लोगों को जानता हूँ हु आर वर्किंग ऑन ड्रोन्स एंड यू नो मे बी द वॉरफेयर सेक्टर के डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए इन जनरल क्या किया जा सकता है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए ये जो 3-4 दिन का ऑप सिंदूर का जो डिस्प्ले था, ये बेसिकली हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम जो हमने डेवलप किए हैं R&D के थ्रू, उसका डिस्प्ले था ये। एंड आप देखिए सडनली हमारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स बढ़े हैं। एंड आप मन की बात अगर आप सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो मन की बात टेलीकास्ट होती है हर महीने ही आके बोलते हैं, वो देखिए कितना क्लियर, वो इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, वो पार्टिसिपेशन मांग रही है हमारी गवर्नमेंट कि आप आइए, इनिशिएटिव लीजिए, शुरू कीजिए, सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो एक मेजर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है डिफेंस सेक्टर में। जैसे आपने बताया, मुझे याद है हम जब पहली बार मिले थे, आप तब एक प्रोजेक्ट कर रहे थे ड्रोन्स का ही, तो वो भी कहीं ना कहीं मिलिट्री एसोसिएटेड ही प्रोजेक्ट चल रहा था जी। तो ऐसा नहीं है, इनिशिएटिव बहुत है। और ऑप सिंदूर के बाद तो हमने दिखा दी हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी प्रोफिशिएंसी क्या है। हम अगर हम अपने इंडिजिनस वेपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है, ये तो ऑप सिंदूर में हमने डिस्प्ले कर दिया। एंड सब्सिक्वेंटली हमारी वो जो ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं दूसरे देशों के साथ में, अब क्योंकि वो वेरी इनिशियल स्टेजेस में है तो अभी बोलना सही नहीं रहेगा, बट थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग। तो जो हमारा एक मेजर इम्पैक्ट था वो हमने उसको अचीव कर लिया है ऑप सिंदूर से। और जहाँ तक रही बात चाइना की, अभी जैसे मैंने बताया था कि पाकिस्तान में हर चीज़ तो चाइनीज़ ही है, उनकी इकोनॉमी इज चाइनीज़ डेवलपमेंट बेस्ड इकोनॉमी, उनके पोर्ट्स, उनके रोड्स, उनके नेटवर्क, सब कुछ चाइना मेड है। तो जब चाइना इतना इंट्रूसिवली उनके साथ में इन्वॉल्व है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो बट ऑब्वियस है कि उनकी आर्म सपोर्ट भी चाइनीज़ ही होंगे। तो बट we proved that our weapon system was much better than what Pakistan could arrange from here and there, चाहे वो टर्की के ड्रोन्स ही क्यों ना हो। सो उनके भी स्टॉक्स गिरे हैं, हमारे अगर बढ़े हैं तो उनके भी स्टॉक्स गिरे हैं। तो यस, ऐसा नहीं है, मार्केट में इफेक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। एंड सडनली द स्टार्टअप इंक्रीजेस हैव बीन नोटिस्ड इन इंडिया ऑल्सो। आप ओपन कॉल है डिफेंस सेक्टर के लिए। अभी लखनऊ में आई गेस बड़ा मेजर डिफेंस इनिशिएटिव में काम किया गया है, ब्रह्मोस टेस्टिंग सेंटर्स आई बिलीव इनॉग्रेट हुआ है अभी लखनऊ में। ओके तो अगर सर जैसे अभी आई वुड से लास्ट 1.5 महीने में मैं बोलूँगा कि जो बज़वर्ड्स में से एक रहा है ड्रोन्स, ठीक है। एंड हमारे चैनल पर हमने ड्रोन्स के ऊपर भी हमने किए हैं पॉडकास्ट। एंड हमने उसमें हमने ये बात करी थी कि भाई वॉरफेयर में ड्रोन्स का क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को शील्ड कर सकते हैं, जो भी सब चीज़ें। तो अब जैसे अभी हमने फर्स्ट हैंड देखा कि ड्रोन्स को ऐसे यूज़ किया जा सकता है, उससे ये नुकसान है, ये फ़ायदा है कि मे बी अगर हम लाइफ की बात करें तो ज़रूर वो कम लॉस होंगी, बट इन जनरल नुकसान अगर कोई करना चाहे विद ड्रोन्स तो वो किया जा सकता है। तो अब आपको क्या लगता है कि इन जनरल ड्रोन्स प्लस AI वॉरफेयर को लेके अगर हम बात करें, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई बॉर्डर पे एक जंग चल रही है, इसके साथ साथ इंटरनेट पे एक जंग चल रही थी, नैरेटिव की, प्रोपागेंडा की, एक इमेज की, कि गलती किसकी है, कौन विक्टिम है, कौन क्या कर रहा है। वो साइड अपना वो कर रहे हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा हो गया, ये हो गया, फलाने हो गए, और हम अपना जो हमारा जस्टिफिकेशन है कि अगर हमने कुछ भी किया है तो हमने ये सोच समझ के इस प्लानिंग के साथ हमने कोई भी एक्शन लिया है। तो वो जंग में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान आगे रहा या इंडिया ने भी अपना काम सही किया? क्योंकि अगर एक टेक इस पे ये था कि फॉरेन मैं कहूँगा, जैसे जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ को लेके, कि ओपनली सपोर्ट एज, जैसे हमने जिस दिन रिटेलिएट कर दिया वहाँ पर कुछ लोग मर भी गए, जो भी रहा होगा एक बात, उसके बाद ओपन सपोर्ट इंडिया का
मुझे थोड़ा कम दिखा। ऐसा अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर टर्की जैसा देश उठ के कह सकता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इन एनीथिंग, तो उस टाइप के स्टेटमेंट्स इंडिया के लिए कितने उससे रहे, या ओवरऑल क्या इंटरनेशनल मीडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या चल रहा है इस चीज को लेके कि एक्चुअल हो क्या रहा है? क्योंकि देखिए हमारे देश की मीडिया लेट्स से यहाँ कुछ दिख रहा है, वहां के उनका कुछ दिखा रहे हैं, तो ग्लोबल क्या चल रहा है, तो उससे होता ये है ना कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे उस चीज का देखना पड़ेगा कि मेरे देश की, मेरे एक्शंस की क्या उससे वो पड़ रहा है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की इमेज उनको फर्क पड़ता नहीं, उनके लोग भी वही हैं, गिनती के लोग हैं जो कभी शायद बाहर निकलेंगे, बाकी सब लोगों को देश में रहना है, तो अपना ठीक चल रहा है जी। अगर भाई हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो उनको देखना पड़ता है कि इन सब चीजों से हमारे देश की ओवरऑल इमेज पे, जो कि एक ग्लोबल स्केल पे है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा इसने इम्पैक्ट तो किया है, बट ये इम्पैक्ट केवल इंडिया पे ही नहीं था। ये सारी वर्ल्ड की कंट्रीज पे इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि जो जब पाकिस्तान ने नरेटिव दिया कि हम तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो अब टर्की का भी यही इशू हो गया कि अब जब इस्लाम की बात आ गई है तो अब तो लड़ना ही पड़ेगा। तो अब कहीं ना कहीं इसमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग मिसिंग है। तो जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग मिसिंग है एकदम से ही, तो वो थ्रेट तो है, और वो केवल कंट्री स्पेसिफिक थ्रेट तो रह नहीं गया। तो ये तो ग्लोबल थ्रेट हो गया कि आज इंडिया स्पेसिफिक है, कल को जो आज इसको इंडिया स्पेसिफिक देख रहे हैं, कल को अपने आप से स्पेसिफाई करके देखेंगे। इसको रोका नहीं जा सकता। प्लस बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी अदर कंट्री, हेड ऑफ एवरी अदर कंट्री हैड कॉल्ड द गवर्नमेंट, they have extended their solidarity. They have been they took a stand for the stand that India took against the Pahalgam terrorist attack. So it was the major narrative could not be changed because of Turkey's pro-Pakistani statements. And specifically Turkey, when Turkey's economy is totally based on the India's extended support to their companies. We have withdrawn it. They have realized it. To fight a war, you need a sustainable economy. जी, Turkey must have not realized it. उस टाइम पर जब वो स्टेटमेंट्स आए थे, बट बाद में वी ऑल हैव हर्ड दी स्टेटमेंट्स कि नहीं इंडियन द टूरिस्ट को बिल्कुल आना चाहिए एंड दे आर मोस्ट वेलकम एंड ऑल, ये भी रहा। बट ऑब्वियस है, ये इश्यूज हैं। अब आई विल से कि इनएक्सपीरियंस्ड एरोगेंस लीडरशिप। अच्छा, तो इकोनॉमी, एक तो इकोनॉमी भी संभाले हिंदुस्तान टर्की की, और आपदा आए तो हम रिलीफ भी हम ही पहुंचाएं, उसके लिए भी हम आपको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी सपोर्ट हम ही करें, और फिर आप बयान भी हमारे खिलाफ दें जब हम मॉरली, एथिकली एंड लॉजिकली वी आर राइट, वी आर स्ट्रांग। तो they must have learned a lesson. समझ में आया होगा उनको भी। सर तो समझ में आने से बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मतलब यूएस का स्टैंड ऐसे शिफ्ट हुआ है जैसे पता नहीं क्या, कि इनिशियल स्टैंड ये था कि इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, फिर उसके 24 घंटे के अंदर ही कि हमने सीज फायर करवा दिया है दोनों देशों के बीच में। तो ऐसा कैसे हुआ कि सीज फायर की अनाउंसमेंट पाकिस्तान या इंडिया से पहले यूएस कर रहा है? ये मतलब आई फेल्ट कि थोड़ा सा मुझे ये बात चुभी थी कि ऐसा क्यों है यार। हाँ, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और I also believe कि the US president should have not said it also if he has not done it. But seeing the past trends, especially Donald Trump coming back as president of the United States, अरे इसमें भी क्या है कि the dynamics of politics is changing in every country now. आप देखिए 80s में एकदम से सडनली ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, जी जी, एंड नाउ इट इज सडनली डीग्लोबलाइजेशन सिचुएशन, राइट है ना। तो अभी क्या है कि एंड हमारी कंट्री की जो लीडरशिप है, आई विल से द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर दिस न्यू एरा ऑफ पॉलिटिक्स इज इंडिया।
nation comes first. It's all started in India, Indian subcontinent. Now everybody realized Make in India is a big hit, and exploiting positive exploitation of population in India. You know, these are case studies which require a case study for other countries to study how you can exploit such a huge population, and how you can strengthen your own economy by being self-sufficient, self-reliable. देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की सेकेंड प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारी चीजें जो है, अगर आप देखें, बड़ा विजिबल है दैट ही इज पिकिंग अप थिंग्स फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. तो अब जैसे मेक इंडिया ग्रेट अगेन, सेल्फ सस्टेनेबल नेशन, सेल्फ रिलायबल नेशन, तो अब यही सारी डॉक्ट्रिन्स हैं विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अगर देखेंगे तो जितने भी वर्ल्ड लीडरशिप है उन सब का जो फिलॉसफी ऑफ लीडरशिप है फॉर देयर कंट्री, दैट हैज चेंज्ड. नाउ इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, ही इनिशियली चोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अलोन. राइट. सो जो भी उन्होंने इनिशिएट किया, आई डोंट थिंक दैट इट इज नॉट इन हिज नेशनल इंटरेस्ट फॉर अमेरिकन्स. और वही रीजन है उसका कि देखिए, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका का जो स्टैंड है फॉर नेगोशिएशंस और प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज द वर्ल्ड लीडर्स, तो वो कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रम्प को भी फोर्स करता होगा अपने आप को ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को लीडरशिप, प्रोमिनेंट लीडर्स में एग्जांपल सेट करने के लिए. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट. एंड जहां तक हम देखते हैं कि ऐसी तो कोई चीज थी नहीं जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया, तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका को पता नहीं होगा. तो उन्होंने कब ये बात कही, कब डीजीएमओ ने कॉल किया, ये तो बड़े कॉन्फिडेंशियल टाइम फ्रेम है. तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प के इनिशिएटिव में सीज फायर होता तो इंडिया इज अ कंट्री विच नेवर शाइज फ्रॉम एक्नॉलेजिंग एनीबॉडीज हेल्प, है ना. स्पेसिफिकली जो हमारे डेवलपमेंट, हमारे पीस, हमारे फ्यूचर प्रोग्रेशन को जो भी कंट्रीज, नेशंस, लीडरशिप्स हमको सपोर्ट कर रही हैं, वी डोंट शाई अवे इन एक्नॉलेजिंग देयर एफर्ट्स. हम अगर ये नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट द रियल फैक्ट. इस फैक्ट को एनकैश किया जा रहा है. बट आई वोटेड फॉर माई गवर्नमेंट, आई विल ओनली बिलीव व्हाट माई गवर्नमेंट विल टेल मी. Right. Everything ends over there. If my government is saying that he had not intervened in the ceasefire, I'm sure he must have not. सर देखिए, मतलब सीज फायर का भी मतलब, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊं, लेट्स से, चलिए मैं कौन हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, ठीक है. मेरे अपने सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, चलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए लॉजिक असाइड करके चलते हैं. देन उस टाइम पर मैं ये बताऊंगा 7, 8, 9 मई की बात है, वो जो एक 3, 4, 5 दिन का एक वो था, मतलब कि जहाँ पर लग रहा था कि भाई अब जंग छिड़ने वाली है और भाई ये हम अब वो करेंगे, विटनेस करेंगे, जंग करेंगे विटनेस. तो उस टाइम पर चीज़ें ठीक थी, मतलब ऐसा कि ऐसा कोई हमारा कोई मेजर लॉस हमने नहीं लिया था, ऐसा कुछ नहीं था. एंड अचानक से आ जाता है कि भाई सीज फायर होना है. तो वो जो एक फीलिंग थी ना कि शायद अब ये जो इशू था इसको हम जड़ से ख़त्म कर देते, और फिर वो सीज फायर हो गया. देखिए, अब ये तो वही तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया ना, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज. इफ वी कॉल टेररिज्म अ डिजीज ऑफ अ नेशन, कैंसर ऑफ अ नेशन, तो सर्जिकली तो आप रिमूव कर भी दोगे, बट देन द डिजीज माइट कम बैक. तो उसका इलाज तो क्योर ही है, प्रिवेंशन ही है. तो जो हमारा स्ट्राइक्स, जो हमारा रिटेलिएशन था, वो हमने सर्जिकली रिमूव कर दिया. जो ट्यूमर्स थे, वो ट्यूमर्स हमने सर्जिकली रिमूव किए. बट हमें हील होने का टाइम देना पड़ेगा ना. देखिए, अभी हमने पानी रोक रखा है, 40% उनकी खारिफ क्रॉप्स कम है. एक वैक्यूम क्रिएट कर रखा है जहां पे पाकिस्तान की आवाम की आवाज समहाउ, इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएटेड है उनके डेमोक्रेसी में कि आवाम की आवाज बाहर निकल ही नहीं पा रही है. और ये लेकिन कब तक रोक के रखेंगे इस वैक्यूम को. एंड आई बिलीव हम भी वेट कर रहे हैं उस चीज का.
कि ये वैक्यूम फटेगा, दे विल कम बैक, दे विल अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू स्टॉप दिस टेररिज्म बिजनेस। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ये। लेकिन सर मतलब उस टाइम पर फीलिंग ये थी कि उस टाइम पर, अब जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैं खुद बहुत गुस्से में था इस बात को लेकर कि भाई सीज फायर क्यों हो गया जब सब कुछ ठीक था एंड वी हैड एन अपर हैंड। तो उस टाइम पर सीज फायर कितना सेंस, लेट्स चलिए मैंने वही बोला, जैसे मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे क्या ही पता है, बट वही वो जो मेरी फीलिंग थी, मैं उस चीज़ को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और लेट्स से अगर मैं अपनी फीलिंग की बात करूँ तो मैं लेट्स से बहुत सारे लोगों की ये फीलिंग रही होगी। And then we saw the other side of this feeling, this कि भाई एक इशू था और उसको ख़त्म करना था और वो भी फिर बीच में छूट गया, तो उसके रिप्रकशंस क्या रहे। फॉर एग्जांपल, जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ था, विक्रम मिश्री जी हैं, उन्होंने सीज फायर अनाउंस किया था एंड अब जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे वो सब में थे, एंड तो उनको बैकलैश मिला इस चीज़ को लेके क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था। अनफॉर्चुनेट है। अब बड़ा दुर्भाग्य है ये देश का कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जो चेहरा था हमारे ऑप सिंदूर का फॉरेन सेक्रेटरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी सारे देशों, सारे देश विदेश में अपनी बात, अपने पक्ष को रखना, और सीज फायर एक ये नेशनल डिसीजन था, सेंट्रल कैबिनेट का लिया हुआ डिसीजन था जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे था और पाकिस्तान के पहल पे था। तो हम हर जगह अपर हैंड पे ही थे एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें ये मौका उनको देना बहुत ज़रूरी था ताकि वो हमारे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को और आसानी से एसिमिलेट कर सके, समझ सकें। अभी जैसे 40% खारिफ क्रॉप कम हुआ है, अभी मानसून का सीजन है, पानी बढ़ेगा, हम अपने कंट्री को तो फ्लड करेंगे नहीं, वी विल हैव टू रिलीज दैट वाटर विल अगेन गो बैक टू पाकिस्तान, इट विल फ्लड पाकिस्तान, तो बची हुई क्रॉप्स फिर नहीं होंगी। तो पाकिस्तान को रियलाइज करना पड़ेगा कि आर स्टैंड ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप टेररिज्म नहीं रोकेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी आपके हिसाब से नहीं होने देंगे। इस पे सर हमारे पीएम का ये था स्टेटमेंट के पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। एग्जैक्टली। और पीएम आप देखिए वो आज भी अपने सारे भाषणों में बोलते हैं कि ऑफ सिंदूर बंद नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल। व्हाट एल्स डू वी नीड? भाई परसिवरेंस है ये, पेशेंस है ये, कि हम मौका देने में भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हम जवाब देने में भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुश्मन को मौका मिलना चाहिए जवाब देने का, समझने का, अपनी गलती सुधारने का। सो आउटराइटली तबाह कर देना हर चीज इज नॉट अ सॉल्यूशन। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशंस इन दिस वर्ल्ड, राइट, है ना? तो ये जिम्मेदारी बनती है। दिस डज नॉट गो विद द आइडियोलॉजी दैट इंडिया वर्क्स विद। सर मतलब ये बात सही है कि मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडिया ऐसे ऑपरेट नहीं करता है एंड मतलब पिछले कितने दशकों से हमने देखा है कि हमारा बहुत मतलब आई वुड से इनिशियल हमेशा न्यूट्रल स्टैंड रहता है, हम चीज़ों को बेवजह एस्केलेट नहीं करते। ठीक है, ये बात आपकी सही है। हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हमारा प्रोग्रेसिव नेशन है, हम आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, हम 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं। इट इज नॉट कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वी हैव अ टारगेट फॉर 2047, दिस इज हाउ लॉन्ग वी आर प्लानिंग आवरसेल्फ। तो ऐसे में कोई हमको परेशान करेगा, हमारे रास्ते को बदली करने की कोशिश करेगा, हमको डिले करने की कोशिश करेगा, एंड एट द सेम टाइम हमारे इंटीग्रिटी और मोरल को चैलेंज करेगा, हमारे बिलीव्स को चैलेंज करेगा, तो हम तो रिएक्ट करेंगे। यही रिटेलिएशन, यही रिएक्शन था, यही रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर। एंड देखिए अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को अभी मौके मिले हैं वाइस चेयर करने के लिए काउंटर टेररिज्म की कमिटी, एंड प्लस अफगानिस्तान रिलेटेड के चेयर कर रहे हैं वो डिस्कशंस को। सो आई थिंक दे आर आल्सो गेटिंग एन opportunity, an avenue to understand what is being done, what they have done. That is why both the two aspects of Afghanistan and counter-terrorism are directly associated with Pakistan somehow, and the world knows it. So it's a good opportunity for Pakistan also. I would
wish that Pakistan takes it as a good opportunity and acts on it, understands while chairing the committee. मतलब अभी जब जैसे आपने बोला ना कि हमारे पास एक टारगेट है 2047 के लिए, एंड उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारा देश पूरा काम कर रहा है, ठीक है। इसमें सर जो मतलब एक चीज़ और जो चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम इनिशियल बात कर रहे थे द नरेटिव्स की, तो अब जैसे कश्मीर का मुद्दा है, तो कश्मीर का मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान का एक बायलैटरल इशू हमेशा रहा है कि भाई हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों आपस में मिलकर इसको मतलब ठीक कर लेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को इस इंसिडेंट के बाद इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है। सब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि जब ट्रंप ने सीज फायर के लिए एक ट्वीट किया था, उसके अगले दिन एक ट्वीट और आता है कि अब हम कश्मीर के मुद्दे को भी सॉल्व करवाएंगे। आप कौन होते हैं सॉल्व करवाने वाले? अब ठीक है, look, you can't control everybody's wishes. He is a world leader, so if he wishes, he can wish, but if we don't want it, we don't need it. Will not call for it. It is very good and it is appreciable that such leaderships are acknowledging that there is some conflict going on, there is some dispute between a territory, a region, between two nations, and they think of mediating into it. It's a good sign, but we don't need it. We will not ask for it. Okay, ठीक है। अब आपकी राय ये है कि ट्रंप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम सुन लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, एक बात, मतलब ये एक हाँ। ठीक है। बट सर इस बीच, इस सब के बीच में ना एक जो चीज़ बहुत आई वुड से ऑफ लगी कि क्या वेस्ट ओपनली इस चीज़ को सपोर्ट करता है, कि मतलब ओपनली आतंकवाद को सपोर्ट करता है। अगर मैं स्ट्रेट अवे उठ के ये बोल दूं कि IMF ने इस पूरे इवेंट के बीच में पाकिस्तान को लोन कैसे सैंक्शन कर दिया? यार देखिए, ये गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा। हमारी नेशनलिस्टिक फीलिंग है और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट नहीं किया, रिप्रेजेंट भी किया, लेकिन फिर एट द सेम टाइम हमें भी ये समझना पड़ेगा कि IMF किस लिए पैसा देता है किसी देश को। बेल आउट पैकेज है वो, त्रासदी ग्रस्त है पाकिस्तान, तो ये आम जनता के लिए पैसा है, उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा है, तो वो भी जरूरी है। तो बट अगर वो उस फंड को टेररिज्म में यूज करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपने दे दिया पैसा, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक अपनी एजेंसी को बैठाइए वहां पे, प्लीज इंश्योर कि वो पैसा हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल हो। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्ल्ड एजेंसीज हैं, पाकिस्तान को बेल आउट करें। हम तो चाहेंगे हमारा भी नेबर सेल्फ सफिशिएंट हो, डेवलप करें। भाई कल को हम 2047 में हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्फिल्ट्रेट ही करते रहो, हमारे यहाँ आते रहो। हम भी चाहते हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस हो, आप बढ़िया कीजिए। एंड समहाउ पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसको एक्नॉलेज किया है। आप अगर पाकिस्तान के PM के जो विदेशों में जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उनको देखें तो वो बोल रहे हैं कि दुनिया नहीं चाहती कि हम कटोरा लेके उनके पास में आए। दुनिया चाहती है कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम ग्रोथ की बात करें, हम रीशेप करने की बात करें। तो समहाउ चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आया। एंड यहाँ तक की बात हुई है, पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये तक कहा है कि आर्मी की वो अलग लाइन ऑफ थॉट है ना। एंड प्लस फिर उसके बाद डेवलपमेंट्स भी काफ़ी सारे हो रहे हैं, जैसे डेटा सेंटर अमेरिका पाकिस्तान में लगाने की बात कर रहा है। तो अब ये है तो एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन अगर डेटा सेंटर लगा रहा है पाकिस्तान में अमेरिका, तो उसको सेफ भी करेगा, उसको सिक्योरिटी भी देगा। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा एटीट्यूड शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा पाकिस्तान आर्मी को भी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर पाकिस्तान को भी इन्वेस्टमेंट मिलता है, अच्छी बात है, उनका भी ध्यान भटकेगा, बशर्ते जो भी कंट्री उनके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, उनको मौका दे रही है अपने आप को रीशेप करने का, इंश्योर करें कि दिस मनी इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि भाई हमारी लीडरशिप बड़ी श्योर है, इफ दैट मनी इज यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, इंडिया विल रिटेलिएट। इसमें सर हुआ ये था कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा, मैं बताता हूँ कि
जैसे जब हमने रिटेलिएट किया और वहाँ पे आई वुड से द टेररिस्ट और उनकी फैमिलीज में भी कुछ लोग मरे, मतलब आतंकवादी के साथ के जो लोग हैं उनकी फैमिली है उसमें लोग मरे, तो उनके लिए द कंपनसेशन अनाउंस किया है 1 CR पर। ये तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है। हाँ, तो अब घूम फिर के अब मतलब इस चीज पे ना मतलब वो होता है कि ये तो इनका जो बेल आउट पैकेज था वो तो इसी में खत्म हो जाएगा। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एटीट्यूड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का ना, उससे मतलब उसकी वजह से इशू है कि भाई आप इनको पैसा दे रहे हैं तो आर यू लाइक क्लियरली फंडिंग देम के भाई आप ठीक है, आप तो जंग तो हुई रही है, लो थोड़े और ये ले लो पैसे, ये टेक है। और क्या ये पूरे वेस्ट का टेक है कि भाई इंडिया को थोड़ा पुट डाउन करके रखें कि इनको थोड़ा इश्यूज इनके लिए कर दो क्रिएट, तो अपने बाकी काम छोड़ के इसमें इनका ध्यान भटकेगा। ऐसी थॉट प्रोसेस होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी कंट्री इज अफेक्टेड बाय टेररिज्म now and then somehow somewhere you know there is not even a single country जो ये बात बोले कि नहीं उनको तो पता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते हैं, पाकिस्तान बोल सकता है ये बात क्योंकि उनका खुद का ही किया। वो तो कह रहे हैं कि वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। It can't happen that if you shoot in the sky the bullet does not fall on you. It has to come back. तो आप जैसा करोगे वैसा देखोगे। बट बेल आउट पैकेजेस में आई पर्सनली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हर कंट्री को बढ़ने के लिए चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो उन्होंने एक्स ग्रेशिया मिलिटेंट्स को दिया है तो उनका तो बेल आउट पैकेज इसी में खत्म हो जाएगा। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं उसके बाद में, फिर कैसे बेल आउट पैकेज मिलता है, बिकॉज वर्ल्ड विल आल्सो अंडरस्टैंड एंड दीज बेल आउट पैकेजेस, दिस इज नॉट फ्री मनी, राइट, है ना। सो दिस हैज टू बी रिटर्न। तो जो दे रहा है उसको भी पता है और जो ले रहा है उसको भी पता है। तो ऐसा नहीं है, एजेंसीज काम कर रही होंगी, बट वी आर वेरी श्योर एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने दिया है, हमने प्रोटेस्ट किया है, आपको नहीं देना चाहिए था। हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग है ये, और अगर ये पैसा हमारे ऊपर इस्तेमाल होता है हमारे टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, तो एक अलग लेवल का ये दुख होगा हमारा, एक रिप्रेजेंटेशन अलग लेवल का होगा। लेकिन हम रिटेलिएट तो इसी फोर्स के साथ करेंगे, ये मैसेज क्लियर है। तो सर जैसे आप भी टेरिटोरियल आर्मी से हैं एंड ड्यूरिंग दीज इवेंट्स न्यूज़ ये भी आई थी कि टीए के 14 बटालियंस को मोबिलाइज किया जा रहा है इस जंग के लिए। एंड उसके बाद ही शायद उसके कुछ टाइम बाद ही सीज फायर हो गया था, अनाउंस हो गया था। तो इस पे सर मतलब ये चीज़ काम कैसे करती है कि वो मतलब कहाँ होते हैं, मतलब जैसे अब ऐसे समझते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आम आदमी की क्या रहती है ओवरऑल आर्मी को लेके, कि लेट्स से एलओसी है, एलओसी के आसपास हमारे कैंप्स होते हैं, कैंप्स में लोग रहते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं वो वहाँ पे रहते हैं। मे बी कुछ टाइम बाद उनकी लोकेशंस चेंज होती रहती होंगी, इतना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसमें टीए का क्या रोल होता है एग्जैक्टली एंड उस पे मतलब ये चीज़ काम कैसे करती है कि अगर जंग का समय आ रहा है तो हम इनको बुला सकते हैं, ये हमारे लिए एडिशनल हैंड्स हो जाएंगे। देखिए, टीए इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है टेरिटोरियल आर्मी का। एंड जो ये 14 टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस मोबिलाइज करने के ऑर्डर्स आए थे ड्यूरिंग ऑप सिंदूर, तो ये रीइंफोर्समेंट के लिए था, ये एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारी रेगुलर आर्मी को जो आगे फ्रंट पे लड़ाई कर रही थी उसके लिए था। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी जो है ये हर स्टेट में ही लगभग उनके अपने बेसेस होते हैं, एक परमानेंट लोकेशन होती है। टेरिटोरियल आर्मी की इकलौती ऐसी यूनिट्स हैं जिनके अपने परमानेंट लोकेशन हैं, जिनका काम है वहाँ पे रहना, वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करना, नेचुरल कैलामिटीज में रिस्पॉन्ड करना, असिस्ट करना सिविल अथॉरिटीज को, एंड एक मास रिजर्व क्रिएट करना कि ऐसी जब भी कभी सिचुएशन आती है नेशनल इमरजेंसी की, उसमें हमें सोल्जर्स की कभी कमी ना पड़े। तो अब जैसे एक टेरिटोरियल आर्मी यूनिट है तो उस यूनिट के जितने अपने रिक्वायर्ड हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, ड्यूटीज पूरी फुलफिल करने के लिए, वो तो उसकी एसेंशियल स्ट्रेंथ है। उस स्ट्रेंथ के बाद में जैसे आप हो, अगर आपको मौका मिले कि आपको 1 साल 2 साल के लिए बुला करके अब आप मीडिया
आप इतने बढ़िया पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, आप ड्रोन्स वगैरह एआई रिलेटेड काफ़ी पॉडकास्ट मैंने सुने हैं आपके। तो अगर हमें एक एआई एनेबल्ड कोई काम की ज़रूरत पड़ती है और हमें लगता है कि विख्यात कैन बी यूजफुल, सो वी कैन यूज़ योर सर्विसेज, वी कैन गिव यू कॉल अप कि आप 2 साल के लिए टीए में काम करेंगे, 2 साल में आप इस रैंक पे काम करेंगे और ये काम करेंगे, एंड उस 2 साल के बाद में आप फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आप फिर वो डिस्चार्ज होने के बाद में आप डिस्चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का आपको स्टेटस मिलता है। एंड जब फिर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जंग लगती है, तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा रिजर्व होता है, तो हम इनको तुरंत कॉल अप करते हैं, सबके सब लोग वापस आ जाते हैं। तो जैसे आपका तो मैंने टेक्निकल उस पर बताया, अब ऐसे ही हमारे जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं जिनके पास में से अबाउट की समय है, उनके पास में अपने एग्रीकल्चरल फुलफिलमेंट्स के बाद में उनके पास टाइम बच जाता है, तो उसमें वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे हम एक रिजर्व, एक ट्रेन रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स में इमीडिएट ऑन हैंड अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ये 14 टेरिटोरियल आर्मी बटालियंस के लिए एम्बॉडीमेंट के लिए ऑर्डर्स इशू हुए हैं, वैसे ये मोबिलाइजेशन किए गए, जितने लोग घर पे बैठे हुए थे उनको बुलाया गया होगा। ओके ओके, तो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फुट सोल्जर्स, हम एडमिन में भी उस हर फुट सोल्जर्स, एवरीबॉडी, अच्छा एवरीबॉडी, हमारी जितनी भी, ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स हो जाती है। ओके कि अभी हमें आईटी चाहिए तो हमारे पास आईटी के नॉमिनेटेड हैं, हमारे पास फुट सोल्जर्स ट्रेन हैं, वेपन हैंडलर्स हैं, आर्मर्स हैं, तो ये ट्रेन हैं, फुट सोल्जर्स भी हैं। लड़ाई तो खैर लड़ने का टेरिटोरियल आर्मी का काम नहीं होता है हमारा। जब ये 14 यूनिट्स का जब मोबिलाइजेशन की बात हुई थी जी, तो ये मोबिलाइजेशन था कि जितनी भी जो रेयर एरियाज में जो रेगुलर आर्मी ट्रूप्स हैं, जो फाइटिंग, जो पोटेंट फाइटिंग फोर्स है इंडियन आर्मी हमारे हिंदुस्तान की, उनको उनकी जो बेकार की ड्यूटीज हैं, जो जैसे पीस स्टेशंस में किसी अच्छे शहर में कहीं पे खाली बैठे हुए हैं, खाली तो कोई नहीं बैठते हैं, फौज कभी खाली नहीं बैठती, तो इसको मिसकंस्ट्रू ना किया जाए जी। तो खाली बैठे हैं इन द सेंस कि वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसी ही वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो अब जब ये ट्रेन इसी काम के लिए कर रहे हैं तो ये आगे जाते हैं, और इनकी जो जगह खाली हो जाती है, इस पे कोई और ना आ जाए, वहां पे हम जाकर के बैठ जाते हैं। अच्छा, अंडरस्टूड। एंड फील्ड्स में वी आर रीइंफोर्स देम, हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाते हैं उनके। ओके सर, इसमें इस पूरे ऑप सिंदूर में एक और चीज़ जो बहुत हाईलाइट हुई, और मैं कहूँगा कि आई थिंक हम सब लोगों ने, आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को विटनेस किया कि एक फीमेल ऑफिसर को बिल्कुल फ्रंट पे रख के, फेस बना के इंडिया ने, मतलब इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनको आगे रखा, पूरे ब्रीफिंग्स उनके थ्रू करवाई, एंड पूरी स्टेटस रिपोर्ट के सवाल जवाब सब कुछ उन्होंने हैंडल किए, एंड हाउ ब्यूटीफुली। मैं कहूँगा इससे हमने, मतलब ये था कि क्लियर एक जो चीज़ थी कि हमने ये दिखाया कि विमेन एम्पावरमेंट पे हमारे देश का कितना फोकस है। दूसरा, हमने ये दिखाया कि हमारे आर्म फोर्सेस में जो हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं वो कितनी केपेबल हैं। शायद अच्छे मेल ऑफिसर्स भी शायद उतने अच्छे से नहीं बोल पाते जितना उन्होंने बोल दिया। तो सर, इसका जो एक और दूसरी साइड भी जो मैंने देखी, जब मैंने वो न्यूज़ सुनी कि एक एमपी हैं मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल दिया। मतलब ये उनके एग्जैक्ट शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, आतंकवादियों की बहन बोल दिया कि हमने आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए उनकी बहन को भेजा है। तो सर, इस टाइप का माइंडसेट, आई वुड से कि मे बी थोड़ा एंटी इस्लामिक इसको बोल सकते हैं, एंटी मुस्लिम बोल सकते हैं, कि उनका, या लेट्स से मुझे नहीं पता कि उनका अपना बिलीफ क्या है इस चीज़ को लेके, बट इस टाइप के स्टेटमेंट्स फ्रॉम एन एमपी स्टेज पे खड़े होके बोले जा रहे हैं। यार अनफॉर्चुनेट है, और अनफॉर्चुनेट ये इसलिए है क्योंकि हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि जब प्रधानमंत्री ने बोला कि उनके शरीर में गर्म खून नहीं खौलता सिंदूर दौड़ता है, तो उस टाइम 140 करोड़ की जनता की नसों में खौलता सिंदूर दौड़ रहा था।
तो अब और हमने वो कर दिखाया जो हमें खुद नहीं पता। मैं एक आम हिंदुस्तानी की तरफ से अगर सोचूं, बात करूं, तो हमें खुद नहीं पता था कि हम इतना प्रिसीजन करेंगे स्ट्राइक। तो हमने वो करके दिखाया, हमारे नसों में खून एकदम उबल रहा था, हम जीत रहे थे, हमें जो चाहिए था हमें वो मिल रहा था, और हम जैसा हम चाहते थे वैसे हम दुनिया को दिखा भी रहे थे जो हम कर रहे थे। तो वही जोश था। तो आई गेस कि वो कहना कुछ और चाहते होंगे, जोश जोश में कहे कुछ और बैठे, लेकिन इतने बड़े जब भी कोई लीडरशिप लेवल पे ऐसी कोई बात कहता है तो खेद तो होता है। तो लेकिन बट इसको हमें ये भी देखना चाहिए कि उस वक्त के नेशनल सेंटिमेंट्स क्या थे। वो जोश था, वो उनकी भावना तो नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक बात ये है, वो शायद ये कहना चाहते होंगे कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जो थी उसको जवाब उन्होंने कमजोर समझ के औरत को, हमारे देश की औरत को बोला था कि जाओ प्रधानमंत्री को बता दो। जी। तो उसका जवाब था, मुझे लगता है कि इससे बेटर जो प्रेजेंटेशन था कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह का, इट वाज बेस्ट। और जो आपने बात बोली कि शायद बहुत सारे मेल ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स इतना अच्छा बोल रहे थे कि शायद कुछ मेल ऑफिसर्स ना कर पाते उतना अच्छा। जी। तो भाई हम सारे मेल जो है, मर्द प्रजाति बोलना ही सीखती है महिला प्रजाति से, तो इसमें कोई मुझे वो नहीं है जी। बहुत अच्छा बोला उन लोगों ने। और अगर आपको लगता है कि मेल ऑफिसर्स नहीं बोल पाते तो सीखा होगा उन्होंने। तो बट इक्वल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, फौज सबसे कॉस्मोपॉलिटन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंडियन आर्मी है जी। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि वो मुस्लिम करके कर्नल कुरैशी को रेफर किया गया या कास्ट की बात लाई गई विंग कमांडर के लिए। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये इससे दुखद एक देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि एक सिपाही को सिपाही कह के बुलाया जाए तो सिपाही के लिए वही गर्व की बात है। जी। जी सर, अब सब कुछ हो चुका है। आज आई थिंक अभी मई एंड हो रहा है, अब हम जून में जंप करेंगे। तो इस बीच में हर कोई ये बोल रहा है, अगर आप कहीं भी आप न्यूज़, बिल्कुल सर आप तो कर रहे होंगे फॉलो, कि ऑप सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन। तो व्हेन समवन सेज कि ऑप सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, तो उसका क्या मतलब है? यार, उसका मतलब ये है कि जो हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी के जो प्रूफ्स हैं वो ऑप सिंदूर है। उसकी प्रोफिशिएंसी, उसके इफेक्टिवनेस के जो प्रूफ्स हैं वो ऑप सिंदूर है। हम उसके मेजर कंसाइनमेंट्स अभी डिलीवर करेंगे, ट्रेड डील्स करेंगे उन वेपन्स के ऊपर। तो जब तक वो सब चलेगा तब तक तो अब तो ऑप सिंदूर हमारा पहचान है, हमारा रिस्पॉन्स हमारी पहचान है अब ये। एंड क्योंकि हम अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को 100% फुल स्टॉप ही लगाना पड़ेगा अपने टेररिज्म बिजनेस से। तो अगर वो नहीं लगाता है तो फिर कुछ हरकत करता है तो दिस विल कंटिन्यू, एंड दिस टाइम व्हेन इट विल बी रिटेलिएटेड, इट विल बी रिस्पॉन्डेड इन दैट एक्सटेंट। सो इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑप सिंदूर अभी भी चल रहा है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये एश्योर ना कर दे कि अब वो मिलिटेंसी खत्म कर देगा तब तक तो ये चलता ही रहेगा। बिकॉज नाउ ऑप सिंदूर विल डिसाइड दैट देयर विल बी नो मिलिटेंसी अक्रॉस बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। सर, आपकी राय जानकर, आपसे अगेन इतनी बात करके सर बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ जानने मिला। सर, आपसे फिर मिलेंगे। मैं अभी बता देता हूँ आपको, मैं दोबारा इनवाइट करूंगा इस शो पे, और होपफुली और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तब तक क्या सीन है? आई होप इस पॉडकास्ट से आपने आर्म फोर्सेस, आर्मी, आपके देश का फ्यूचर, फॉरेन रिलेशंस, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अब यहीं हम समाप्त करते हैं इस पॉडकास्ट को। आपसे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जब तक आप देखते रहिए क्या सीख।